Dear students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal Nissim Ezekiel as a great Indian poet, a complete study of his biography and his well-known poems. आज हम लोग निसिम एजिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके कंप्लीट स्टडी करेंगे, उनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे और उनके वेल नोन पोएम्स के बारे में जानेंगे, जो आपके HCC3 सेमेस्टर 2 के HCC3 यूनिट 4 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन कैसा रहेगा? डिस्क्राइब निसिम एजिकल एज अ डिस्टिंक्ट इंडियन पोएट in the light of his contribution to Indian English poetry. निसिम एजिकल को एक डिस्टिंक्ट अलग प्रकार के भारतीय कवि के रूप में, उनके कविताओं के आलोक में उनका क्या योगदान रहा भारतीय अंग्रेजी कविताओं में, डिस्क्राइब कीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ लेट्स सी हिज बायोग्राफी. आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं. निसिम एजिकल was born on 16 December 1924 and died in 9 January 2004. He was a great poet, playwright, critic and teacher, often wrestled with ideas of belonging and Indianness. निसिम एजिकल का जन्म 16 दिसंबर 1924 को हुआ. 9 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु हो गई. वो एक महान कवि थे, नाटककार थे, आलोचक थे, शिक्षक थे और हमेशा वे स्ट्रगल करते रहे विथ आइडियाज़ ऑफ बिलोंगिंग एंड इंडियननेस, यानी अपने चीज़ों के साथ और भारतीयता के साथ उनकी कुश्तियाँ चलती रहीं, यानी लेखन के साथ. ही रोट प्रोज एंड प्लेज, उन्होंने प्रोज भी लिखा, गद्य भी लिखा, नाटक भी लिखे. को फाउंडेड द लिटरेरी मैगजीन इम्प्रिंट इन 1961, और मिलकर एक लिटरेरी मैगजीन की स्थापना की और चलाया जिसका नाम इम्प्रिंट था 1961 में. Worked as an art critic for the Times of India between 1964 to 66, और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एज एन आर्ट क्रिटिक काम किया 1964 से 66 तक. एंड हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई मीठीबाई कॉलेज, और मुंबई के मीठीबाई कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे इंग्लिश के फ्रॉम 1961 टू 1972, 1961 से लेकर 1972 तक. ही ऑल्सो वर्कड विद ब्रीफ स्टिंट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन द 1960s. उन्होंने कुछ समय तक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में काम किया 1960 के दौरान. ही वॉज द मेंबर ऑफ पेन क्लब, एन इंटरनेशनल क्लब फॉर पोएट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट. वे एक मेंबर थे पेन क्लब के. पेन का फुल फॉर्म हो गया पोएट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट. उस क्लब के वे मेंबर भी थे, राइट? Now we have his awards, achievements and contribution. उन्होंने कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए, उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और उनका क्या योगदान है. He was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1983 for his collection Latter Day Psalms. उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया 1983 ईस्वी में उनके कलेक्शन ऑफ साम्स से. साम्स का मतलब होता है गीत, यहाँ पी साइलेंट है, उसको साम्स पढ़ते हैं. लेटर डे साम्स, दिस इज द नेम. बाय द साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया. इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, ये उसका नाम है डिपार्टमेंट का. ही इनरिच्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री थ्रू हिज मॉडर्निस्ट इनोवेशंस एंड टेक्निक्स. उन्होंने एक भारत में ऐसे अंग्रेजी भाषा का स्टैब्लिशमेंट किया, उसको इनरिच किया, जिसको मॉडर्निस्ट इनोवेशन के नाम से आप जान सकते हैं, और उनकी टेक्निक बिल्कुल मॉडर्न थी. विच इनलार्ज्ड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिसने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही बड़ा किया, इनलार्ज किया. मूविंग इट बियॉन्ड प्योरली स्पिरिचुअल एंड ओरिएंटलिस्ट थीम्स, और ये थोड़ा और आगे जाकर स्पिरिचुअल एंड ओरिएंटलिस्ट मतलब पूर्वी क्षेत्र, जो हम लोग पूर्वी क्षेत्र जिसको कहते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न क्षेत्र को हम लोग ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, उस थीम को लेकर लिखा. टू इंक्लूड अ वाइडर रेंज ऑफ कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट, और बहुत सारे वाइडर रेंज को लेकर, समस्याओं को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर उन्होंने लिखना शुरू किया. ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड पद्मश्री इन 1988. उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया 1988 ईस्वी में. एजिकल हैज़ बीन अपलॉडेड फॉर हिज सटल, restrained and well crafted diction.
उनकी जो लेखन थी, उनका जो डिक्शन था, ढांचा था लेखन का, वो वेल क्राफ्टेड था। उसके लिए उनको बहुत ही अपलॉड किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। डीलिंग विद कॉमन एंड सिंपल थीम, उन्होंने बहुत सिंपल थीम का भी उपयोग किया, एज वेल एज एन unsentimental, realistic sensibility that has been influential on the course of succeeding Indian English poetry. उसमें साथ साथ उन्होंने अनसेंटिमेंटल चीज़ों को लिखा है, रियलिस्टिक वास्तविक चीज़ों को लिखा है, सेंसिबिलिटी को भी दिखाया है, दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत ही प्रभावशाली रहा है ऑन द कोर्स ऑफ सक्सीडिंग इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और इंडियन इंग्लिश पोइट्री को एक स्थान तक पहुंचाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, राइट। नाउ वी हैव हिज एवोल्यूशन एज अ पोइट, उनका एक कवि के रूप में कैसे उद्भव हुआ। Nissim Ezekiel's evolution as a poet can be seen from the age of 28 to 62. उनकी उम्र में 28 से 62 का जो उम्र रहा, उसी दौरान उनकी सारी कविताएं लिखी गईं और इसी दौरान वे बहुत अच्छे कवि के रूप में उभर कर आए। His collected poems were first anthologized in 1992 by Oxford, India. और पहली बार 1992 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंडिया के द्वारा उनकी कविताओं का एक संग्रह तैयार किया गया। Since then, it has published 3 impressions and 2 editions of the anthology. और इसके बाद उनकी जो पब्लिकेशन है वो 3 impressions में आए, 2 editions में आए और संग्रह बहुत ही नामी हुआ। When read from cover to cover, जब हम उनके cover to cover कविताओं को पढ़ते हैं, the poems show spread over a wide spectrum and reflect the changes that Ezekiel made in his writing over time. उनके अंदर एक विभिन्न प्रकार की चीज़ों का आप दर्शन कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस को और एक स्पेक्ट्रम दिखाता है, वाइड स्पेक्ट्रम, यानी जिस पर विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, वैसा एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है उनके लेखन का। Ezekiel made in his writing over time, और ये over the time ये सारी चीज़ों को वो शो करते हैं। Now let's see some memorable poems by Nissim Ezekiel. आज हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं कि निसिम एज़ेकियल की कौन कौन से मेमोरेबल पोएम्स हैं। आइए देखते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये 1965 में लिखी गई। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, बिच्छू वाली रात इस कविता का नाम है। In the poem, the speaker tells a story from his childhood in which his mother was bitten by a scorpion. इस कविता में क्या होता है, एक बारिश की रात एक बिच्छू उनके घर में घुस जाता है और बिच्छू डंक मार देता है उनकी माँ को। The scorpion had entered the speaker's home because it wanted to hide from the rain. स्कॉर्पियन जो है वो बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश से बचने के लिए वो लेखक के घर में घुस जाता है और वह बचना चाहता है। When it bit the speaker's mother, जब कवि के माँ को वह डंक मार देता है, it was hiding beneath a sack of rice. जब वह चावल के बोरे के नीचे छुपा हुआ रहता है, उनकी माँ वहाँ जाती हैं कुछ काम को लेकर, तो वह डंक मार देता है। It depicts a common situation in rural India and juxtaposes the opposites for ironic contrast which make it more effective. तो जैसे गांव में क्या होता है, जैसे ही कुछ घटना होती है सारे लोग दौड़ कर आ जाते हैं, वैसी स्थिति यहाँ भी दिखाई गई है। एक आयरनिक कंट्रास्ट दिखाया गया है, बहुत इफेक्टिव तरीके से दिखाया गया है। द विलेजर्स कम विथ लैंटर्न्स एंड डिस्कस द स्टिंग एज अ कर्स ऑफ गॉड। और इस डंक को गांव वाले जब जमा हो जाते हैं, लालटेन वगैरह लेकर आ जाते हैं, उन दिनों लालटेन हुआ करता था, और वे डिस्कस करते हैं कि ये जो डंक मारा गया है शायद किसी पाप का फल है, इसीलिए यह भगवान का एक अभिशाप है। ये इस तरह से देखते हैं उसको। द फादर ऑफ द पोइट इज़ ए स्केप्टिक एंड रैशनल पर्सन, लेकिन उसके पिता जो हैं, कवि के पिता जो हैं, वो स्केप्टिक पर्सन है, रैशनल है, तार्किक व्यक्ति हैं, इन दकियानुसी बातों को नहीं मानते हैं। वो ट्रीट्स द स्टिंग विथ हर्ब्स एंड पाउडर, वो हर्ब्स लगाते हैं, कुछ दवाएं लगाकर, पाउडर लगाकर उसे ठीक करते हैं। ओवरऑल इट इज़ अ पोएम ऑफ इंडियन कल्चर, बिलीफ, फिलॉसफी एंड सुपरस्टिशन। तो कुल मिलाकर जो कविता है वो भारतीय संस्कृति, विश्वास, फिलॉसफी और अंधविश्वास को दिखाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पोएम, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. विच वॉज रिटन इन 1976। ये जो पोएम है, द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा,
comes under his sixth volume of poems, namely Hymns in Darkness. यह एक संग्रह है कविताओं का, Hymns in Darkness, उसी से लिया गया इसको. It is in the form of a speech, यह एक स्पीच के फॉर्म में है, made by one of Miss Pushpa's friends, और मिस पुष्पा के फ्रेंड के द्वारा यह एक स्पीच दिया गया, भाषण दिया गया जब उनकी विदाई हो रही है. इट शुड बी टेकन इन द स्पिरिट इन विच इट वॉज रिटन. इस चीज़ को ध्यान में जब रखा जाए कि किस बात को लेकर लिखा गया है, तो हम क्या पाते हैं, इन द पोएम अ फ्रेंड ऑफ मिस पुष्पा गिव्स अ स्पीच एट हर गोइंग अवे पार्टी टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं और मिस पुष्पा को विदाई दी जा रही है. उसी समय यह स्पीच के फॉर्म में बोला जाता है. देयर आर टू abundant sources of humor in his poem. उनके इस कविता में दो बहुत ही abundant source हैं ह्यूमर के, हंसी की चीज़ें उसमें भी देखने को मिलती हैं. एजिकल्स यूज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश, किस प्रकार का एजिकल का इंडियन इंग्लिश का यूज़ है, एंड द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, और जो कैरेक्टर है जो बोल रही हैं, वह भाषण दे रही हैं, ये दोनों बहुत ही हंसाने वाली स्थिति है वहाँ. who seems to be lacking certain public speaking skills. और जो बोल रही हैं उनको ये नहीं पता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, इसीलिए एक हंसने वाली स्थिति पैदा हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. एजिकल यूजेस बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट यूज करके एजिकल ने क्या किया है, द यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश एंड द स्पीकर टू कमेंट ऑन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज फैसिनेशन विथ गोइंग अब्रॉड. किस प्रकार पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में एक फैसिनेशन था, लोगों के अंदर एक भावना थी, वो जाना चाहते थे विदेश, इस चीज़ को दिखाया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. नाउ वी हैव द नेक्स्ट पोएम, द वर्म. किसी कीड़े को हम लोग वर्म कहते हैं, विच वॉज रिटन इन 1952. इन दिस पोएम द स्पीकर रिकॉल्स एन इवेंट इन विच ही फाउंड अ वर्म ऑन द ग्राउंड आफ्टर इट हैड रेन्ड. इसमें भी बारिश को दिखाई गई है, और बारिश के बाद एक कीड़ा जो है किस प्रकार घर में घुस आता है. द वर्म वॉज मूविंग विथ astounding strength, अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अंदर की ओर घुसा जा रहा है. Even though worms are blind, the worm's intuition or inner eye was helping it move where it wanted to go. यद्यपि कि हम जानते हैं कि कीड़े अंधे होते हैं, लेकिन वह अपने इंट्यूशन से, अपने आंतरिक आंखों से की मदद से वह आगे की ओर बढ़ा जा रहा है, उधर ही जा रहा है जिधर वह जाना चाहता है. The fact that the worm follows a straight trajectory causes the speaker to exclaim to God. और जब उसके इस प्रयास को कवि देखता है और वह चिल्ला कर कहता है, एक्सक्लेम करता है, आश्चर्यचकित होकर कहता है, इट मूव्ड सो स्ट्रेट ओ गॉड, कैसे वह सीधा जा रहा है भगवान. द स्पीकर देन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द वर्म. वह कवि जो है अपने आप की तुलना जो है वो कीड़े से करता है. दैट इन कंट्रास्ट टू द वर्म ही गेट्स वेयर ही इज गोइंग थ्रू. और वह तुलना करते हुए देखना चाहता है कि वह कहाँ जा रहा है, क्या वह कीड़े की तरह सही रास्ते पे जा रहा है. एब्सर्ड एंड डेवियस रूट्स, लेकिन वह सही रास्ते में नहीं जा रहा है, वह बेतुकी जिंदगी जी रहा है और बिल्कुल भटकने वाले रूट्स में जा रहा है. दिस पोएम एक्सप्रेसेस अ विश टू रिटर्न टू द एनिमलिस्टिक. यह पोएम एक्सप्रेस करता है कैसे कभी एक मानव होते हुए उस जीव की तरह बनना चाहता है. ठीक है. द स्पीकर डिमॉन्स्ट्रेट्स अ विश टू एस्केप सोसाइटी एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज मोटिव्स. यहाँ स्पीकर यह डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है और इच्छा रखता है कि वह इस समाज से दूर जाना चाहता है और खुद को समझना चाहता है और अपनी भावनाओं को, मोटिव्स को सही रास्ते पर ले जाना चाहता है. द टू मेजर थीम्स ऑफ द पोएम आर सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस. इस कविता का जो दो मेजर थीम है वो है सेल्फ नॉलेज, खुद का ज्ञान होना, और सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जागृत करना. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. नाउ वी हैव Poet, Lover, Bird Watcher. This is a poem written in 1965. It is one of Ezekiel's more serious poems. यह एक बहुत ही serious poems में से एक है, wherein the speaker describes the process of writing poetry and compares it to being a lover or a bird watcher. इसमें कवि अपने आप की तुलना एक प्रेमी से और एक चिड़िया देखने वाले से करता है. It contains the theme of self-examination and the bird in the poem is symbolic for the quest for self-knowledge. इस कविता का जो मुख्य थीम है वो खुद को जांचना, और जो बर्ड है वो सिंबॉलिक है, वह संकेत है खुद के खोज का, अपने ज्ञान का. ठीक है. Poet, Lover, Bird Watcher included in the volume The Exact Name 1965.
तो यह जो पोएम है वो एक वॉल्यूम से लिया गया जिसका नाम एग्जैक्ट नेम था, पब्लिश हुआ 1965 में। इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ एजिकियल्स पोएम। इसे कहा जाता है कि सबसे सुंदर कविताओं में से एक है एजिकियल की। द पोएम विच शोज हाउ एजिकियल हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे। यह कविता दिखाती है कि कैसे एजिकियल एक लंबा रास्ता तय करते हैं सिंस द रोमांटिक आइडियलिज्म। कैसे रोमांटिक आइडियलिज्म से इनका रास्ता आगे की ओर बढ़ता है, किधर, अ टाइम टू चेंज, परिवर्तन के दौर में, विच वॉज रिटन इन 1952। ये पहले की लिखी हुई कविता है, अ टाइम टू चेंज, और कैसे इनका परिवर्तन एक पोएट, लवर और बर्ड वॉचर के रूप में होता है। तो ये बताता है, टेल्स अस द सीक्रेट्स ऑफ पोएटिक क्रिएशन, कैसे पोएटिक क्रिएशन उनके अंदर आया, इस चीज को शो करता है। द पोएम इज अबाउट पेशेंस। कविता जो है धैर्य के बारे में, विच अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इज द ओनली वे, एक ही तरीका है, फॉर द पोएट, द लवर एंड द बर्ड वॉचर टू सक्सीड। और किसी कवि के लिए, किसी प्रेमी के लिए, किसी बर्ड को देखने वाले के लिए यह तभी संभव है जब वह धैर्य रखता है। इन द पोएम ही डिस्क्राइब्स द पेशेंस इज द बेस्ट एक्शन टू अचीव द गोल। वो कहते हैं कविता में कि किस प्रकार धैर्य ही किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत आवश्यक है। इस चीज को उन्होंने शो किया है। सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पोएम, मिड मॉनसून मैडनेस, written in 1976. The poem explores the relationship between nature and the individual. यहाँ कविता जो है वो संबंध दिखाती है प्रकृति और एक व्यक्तिगत रूप से, यानी कवि और प्रकृति के बीच में। The speaker expresses a desire to leave his current circumstances and go anywhere. कवि जो है उसकी इच्छा यह है कि वह अभी जो स्थिति है उसको छोड़कर कहीं वह जाना चाहता है। However, he also knows, यद्यपि वह जानता है, that his wish to go anywhere is too broad for action, कि उसके लिए यह डिसीजन जो है बहुत विस्तृत है और यह एक्शन लेना इतना आसान नहीं है, which means he probably will end up going nowhere, और जिसका यह अंत क्या दिखाई पड़ता है कि वह कहीं नहीं जा पा रहा है। The speaker of this poem is influenced by the rain outside. कवि बहुत प्रभावित है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और वह कहीं जा नहीं पा रहा है। So much so that he is prompted to consider changing his entire life. इसलिए इस संदर्भ में वह पूरे जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता है कि अगर बारिश आ रही है तो ऐसी समस्याएं जिंदगी में भी आएंगी, तो इन समस्याओं से हमें रुकना नहीं है। तो नेचर एंड मेंटल स्टेट बिकम्स वन विद इन दिस पोएम बिकॉज ऑफ दिस। तो नेचर और मेंटल स्टेट ये दोनों को एक साथ दिखाया गया इस कविता में। दिस पोएम रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन एजिकियल्स पोएट्री, as the rains in the poem are causing hostility and madness in the speakers as they maddened him. यह कविता रिप्रेजेंट करता है एजिकियल के पोइट्री में कैसे वह शिफ्ट कर रहा है, कैसे उसकी सोच बदल रही है, किस प्रकार बारिश कॉज कर रही है उसके अंदर गुस्से को, पागलपन को, और किस प्रकार इस स्थिति ने उसे पागल कर दिया है। तो मिड मॉनसून मैडनेस उसका यह उदाहरण है। So, dear students, now when we come to the conclusion, what we find, thus what we find in Ezekiel's poetry, हम लोग एजिकियल्स की पोइट्री में क्या पाते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं लव को, लोनलीनेस को, लस्ट को, क्रिएटिविटी एंड पॉलिटिकल पॉम्पोसिटी को, ह्यूमन फाइबल्स को, यानी मानवीय कमियों को। ही इकोड इंग्लैंड्स पोस्ट वार मूवमेंट, उन्होंने इंग्लैंड के पोस्ट वार मूवमेंट को भी इकोड किया है, मतलब उसको बताने की कोशिश की है, जिसके प्रणेता फिलिप लार्किन, डीजे एंड्राइट एंड टेड ह्यूज थे, बट होन्ड अ डिस्टिंक्ट आयरनिक वॉइस, और साथ साथ उन्होंने एक नए तरह की सोच अपने अंदर लाई और आयरनिक वॉइस शो करते हैं, यानी विडंबनापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। मूविंग फ्रॉम स्ट्रिक्ट मीटर टू फ्री वर्ड्स, और वहाँ जो लेखन की जो प्रक्रिया थी, जो किसी स्ट्रिक्ट मीटर में लिखा जाता था, ये फ्री वर्ड्स में लिखने लगे। ही गेव अ न्यू वे टू इंडियन पोइट्री, उन्होंने एक नया प्रकार दिया भारतीय कविता को। थ्रू इंडियननेस, इसमें इंडियननेस को समाहित किया इन इस पोइट्री बाय एडिंग द ब्यूटी ऑफ इट्स कल्चर एंड ऑल्सो अटैक द सुपरस्टिशन, डॉगमा एंड यूजलेस एक्टिविटीज़। और इतना ही नहीं, वो भारतीय परंपरा को उसमें शामिल करते हैं, कल्चर को शामिल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह वार करते हैं, अटैक करते हैं अंधविश्वास के ऊपर, कुरीतियों के ऊपर और यूजलेस एक्टिविटीज़ जितनी हैं उनके ऊपर। सो उनकी कविताओं में इन सारी चीज़ों का समग्र रूप देखने को मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड Nissim Ezekiel completely. So thanks a lot for watching the video.
Keep on watching. Like, share, and subscribe, and also comment. Thanks a lot. Have a good day. Bye bye.